स्टार्ट हो गया। ठीक। आज अपन पढ़ाएंगे वर्क पावर एंड एनर्जी। एक्चुअल में ये जो है वर्क क्या है कि अपने किसी पार्टिकल पर बॉडी पर कोई फोर्स लगाया और उसको डिस्प्लेस कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो हम कहते हैं उस बॉडी पे हमने वर्क करा। तो अब कितना वर्क करा वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर बॉडी डिस्प्लेस नहीं होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो हम उसका कंपोनेंट ले लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो दोनों में से एक काम कर सकते हैं, फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट ले लो और फोर्स का कंपोनेंट ले लो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब इसका क्या रिलेवेंस है कि भाई इसको अपन वर्क कहेंगे। अब अपने जितने भी है, जैसे एक एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। अब फैन है, फैन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट हो रही है, तो मैकेनिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है तो वो वर्क हो रहा है, और वो किसकी कॉस्ट पर हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म है, वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द अदर। तो अब इसमें पावर का क्या रिलेवेंस है? पावर का रिलेवेंस ऐसे समझिए आप, जैसे किसी ने IIT JEE की तैयारी की, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया और किसी का ड्रॉप करके हो गया, तो सिलेक्शन तो दोनों का हो गया, लेकिन दोनों की रेट ऑफ डूइंग वर्क अलग अलग है। अगर आप ये मान लिया जाए कि एक ने 2 साल की तैयारी में क्रैक करा और एक ने 3 साल की तैयारी में क्रैक करा, तो ऐसे समझ लीजिए कि जो IIT में सिलेक्शन हुआ उसको मान लीजिए कोई एक यूनिट है, तो जो तैयारी है तो एक का 1/2 IIT की जो तैयारी है वो जो है पर ईयर हो गई हाफ, और दूसरे की हो गई 1/3। अब और किसी ने वो तैयारी, क्योंकि IIT JEE अलाउ तो नहीं करती, पर उतनी ही उसका सिलेक्शन हो जाएगा और उसने वो तैयारी 10 साल में करी। अब वो भी कह सकता है कि मुझे भी इतनी नॉलेज है जितना कि भाई उसको थी जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गया। अरे वो तो ठीक है, पर उसने तो 10 साल बिता दिए ना, तो उसकी तो 1/10 IIT पर ईयर हुआ ना, और एक का 1 IIT पर ईयर। तो ये सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब तो अब अपन आते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर कहलाती है। अब कोई बल्ब है, कोई 100 वाट का है, उसका मतलब ये है कि वो 100 जूल पर सेकेंड कंज्यूम करता है। अब AC है 2 किलोवाट का, इसका मतलब है कि 2000 वाट या 2000 वाट है उसकी पावर, इसका मतलब है 2000 जूल पर सेकेंड, क्योंकि जो है वाट का जो जूल पर सेकेंड का ही छोटा नाम रख दिया गया था वाट। अब जो जूल, अब कितने सेकंड तक आपने उसको यूज में लिया उतने सेकंड की मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब उसके सेकंड की मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हो जाएगी एनर्जी, और एनर्जी की और वर्क की यूनिट सेम होती है। मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क तो जो है पावर है, और ये जो है वर्क और एनर्जी की एक ही यूनिट है जूल। जूल जो यूनिट है ये बड़ी स्मॉल यूनिट है, इसलिए जब अपने घर में बिजली के बिल आते हैं तो अपन यूँ कहते हैं आम जनता के लिए कि मेरा बिल इस महीने का 500 यूनिट का आया है। तो यूनिट क्या चीज़ है? यूनिट तो सबकी होती है। मास की यूनिट केजी है, लेंथ की यूनिट मीटर है, टाइम की यूनिट सेकंड है। तो यूनिट से क्या मतलब? लेकिन आम जनता के लिए यूनिट बता दिया गया है, क्योंकि एक्चुअल में जो यूनिट बनाई गई है जो भी, क्योंकि अगर जो जूल को बनाते तो जूल बड़ी स्मॉल यूनिट है, तो फिर आम जनता को कहना पड़ता कि भाई इतने जो है 500, जो 1 किलोवाट आवर है, जो यूनिट है बिजली की 1 किलोवाट आवर, वो एक्चुअल में वो 1000 × 3600 जूल है। तो किसी 500 यूनिट का बिल आया तो उससे बड़ा अजीब लगता। हम उससे ये कहते हैं कि भाई तुम्हारा जो बिल आया है जूल में वो आया है 500 × 1000 × 3600, मतलब 500 × 36 × 10 की पावर 5 जूल। तो इतनी बड़ी यूनिट को क्या किलोवाट आवर का नाम यूनिट रख दिया गया। आम जनता के लिए कह दिया गया कि भाई आपका 500 यूनिट का है। यूनिट नहीं है वो, एक्चुअल में किलोवाट आवर है। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। फिर मानो कहीं 8 रुपीज पर यूनिट रेट है,
तो 500 यूनिट इंटू 8 बिल हो गया। वो तो बाद की बात है। अब जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी तो वो 10 रुपये पर यूनिट हो जाएगा, अगर घट जाएगी तो 6 रुपये पर यूनिट हो जाएगा, वो तो बाद की बात है। लेकिन 1 किलोवाट आवर जो है वो जिसको अपन यूनिट कहते हैं कि बिजली की यूनिट, वो एक्चुअल में किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर कितने का होता है? किलोवाट के आप वाट कर लीजिए, 1000 का मल्टीप्लाई के आवर के सेकंड बना लीजिए। तो किलोवाट के जब वाट बनाए तो 1000 बन गए इंटू 3600, तो 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल बन गए, क्योंकि वाट खुद जूल पर सेकंड है और सेकंड की मल्टीप्लाई कर दी गई, तो सेकंड से सेकंड कट गया, तो 1 kWh कितना होता है। अब आती है कि जो वर्क, अब एक बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, साहब वर्क जो है, वर्क की क्यों जरूरत पड़ी, ये धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगा कि अब जैसे कार है तो उस पर कोई कोई एजेंसी वर्क करती है तभी उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है। जब ब्रेक लगाते हैं तो कोई नेगेटिव वर्क होता है तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होती है। तो इस पूरे चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और वो थ्योरम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस एक थ्योरम से मतलब यूं ही सवाल होते चले जाते हैं। मतलब मैकेनिक्स में मुश्किल से 8-10 बातें हैं, उन्हीं से पूरी मैकेनिक्स कवर हो जाती है, लेकिन वो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस F बराबर m से सॉल्व हो जाते हैं। फिर एक अब आज नई थ्योरम मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो थ्योरम W बराबर डेल्टा K है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब पूछा जाए कि वर्क अपने को कैलकुलेट करना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू ये cos थीटा कर देंगे। अब अपन ये कहें कि कोई कोलिजन हुआ, एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक टकरा गया, एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक टकरा गया, ये ब्लॉक जो है m मास का था, v से जा रहा था, दूसरे ब्लॉक भी m मास का है, ये दोनों स्टिक हो गए, जुड़ गए, जुड़ने के बाद ये चलेंगे v/2 से। अब आप देखिए, अगर पूरे सिस्टम को एक साथ लिया जाए तो नेट फोर्स 0 है। तो जनरली स्टूडेंट इसका जवाब ये दे देंगे कि जब दोनों ब्लॉक स्टिक होने के बाद जब एक बड़ा ब्लॉक बन गया तो ये कह देंगे इस पर नेट फोर्स 0 है, और वर्क डन की डेफिनेशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा है, और नेट फोर्स 0 है तो वर्क डन का मान 0 होगा। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अब बोलोगे ये गलत क्यों है? अभी तो आपने फार्मूला बताया, आप मुझसे ये क्रॉस क्वेश्चन करोगे, अभी तो आपने फार्मूला बताया कि Fs cos थीटा होता है। तो नहीं, ऐसा है कि ये वर्क डन कैलकुलेट करते वक्त पहले फोर्सेस का वेक्टर सम नहीं देते, जो फोर्स जहां एक्ट कर रहा है उसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि इसने इसको एक्ट करा तो इस पर फोर्स आगे की तरफ लगा F, और इस पर पीछे की तरफ लगा, और जब दोनों में सेम स्पीड हो गई तब तक ये ज्यादा चला होगा, ये कंप्रेस सिस्टम हुआ होगा, ये ज्यादा चला होगा क्योंकि इसकी स्पीड v से v/2 हुई है और इसकी 0 से v/2 हुई है। तो इस पर जो फोर्स जो लग रहा था वो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन था। जब मोशन के अपोजिट फोर्स लगे तो नेगेटिव वर्क होता है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स लगे तो पॉजिटिव। तो इस पर पॉजिटिव वर्क हो रहा है, इस पर नेगेटिव वर्क हो रहा है। अब कोई कहेगा, कोई स्टूडेंट कहेगा कि ठीक है, इस पर पॉजिटिव वर्क हो रहा है, इस पर नेगेटिव वर्क हो रहा है, फोर्स बराबर है, तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो नेट वर्क डन 0 होगा। ये बात नहीं है। अब आप कहो कि ये क्यों नहीं है? एक्चुअल में फोर्स का वेक्टर सम नहीं देते, तो ये जो फोर्स इस पर लगा, तो इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इससे ज्यादा होगा जब तक दोनों की वेलोसिटी समान न हो जाए। जब तक दोनों की वेलोसिटी समान हुई है तब तक यही तो ज्यादा चला है, और जब ये ज्यादा चला है तो नेगेटिव वर्क की मैग्नीट्यूड इज मोर देन दी मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव वर्क ऑन द सेकंड ब्लॉक। तो नेट वर्क डन नेगेटिव आ गया, और नेट वर्क डन नेगेटिव आ गया तो एक थ्योरम अभी मैंने आपको बोली थी
कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और वो थ्योरम है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब नेट वर्क डन नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नेगेटिव आएगा। कहने का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम होगी। तो फिर आप पूछोगे कि इसको बताओ भाई काइनेटिक एनर्जी, कि वाकई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रहा है। एक बात और बताने जा रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, क्यों? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम बी स्क्वायर है, तो इसमें न तो हाफ नेगेटिव है, न एम नेगेटिव है, न बी स्क्वायर नेगेटिव है। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव एंड मे बी जीरो। अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम है इनिशियल से तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी। अगर फाइनल ज्यादा है, फाइनल का एनर्जी ज्यादा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी। और फाइनल और इनिशियल बराबर है तो फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। किसी सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो नेगेटिव नहीं होती। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में भी नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो। अब आप कहोगे कि बताइए फिर इस केस में कि वाकई काइनेटिक एनर्जी में कमी आई है। तो देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर प्लस जीरो है, क्योंकि ये तो मोशन में ही नहीं था। और काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो हाफ एम की जगह 2m हो गया, और ये b/2 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये आ गई एम बी स्क्वायर बाई 4। और ये है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है हाफ एम बी स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गई एम बी स्क्वायर बाई 4 माइनस एम बी स्क्वायर बाई 2, तो हो गई माइनस एम बी स्क्वायर बाई 4। अब एक बात और बताने जा रहे हैं कि कोलिजन एंड एक्सप्लोजन ये दोनों रिवर्स प्रोसेस है। कोलिजन में अगर वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, दोनों स्टिक हो जाते हैं टकराने के बाद, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा नेट काइनेटिक एनर्जी हमेशा कम होगी। एक्सप्लोजन में हमेशा काइनेटिक एनर्जी फाइनल ज्यादा होती है। तो एक्सप्लोजन एज वेल एज इन कोलिजन दोनों केसेस में नेट फोर्स जीरो होता है, और दोनों केसेस में ही नेट वर्क डन होता है। नेट फोर्स जीरो होने के बावजूद, क्योंकि वर्क डन निकालने का मेथड है जो फोर्स जहां लग रहा है उसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है। वर्क डन निकालते वक्त ये नहीं करा जाता कि पहले आप फोर्स का वेक्टर सम कैलकुलेट करें, ये नहीं करा जाता। तो आप कहोगे एक्सप्लोजन में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया में ये एक्सट्रीमिस्ट आतंकवादी एक्सप्लोजन करते ही क्यों? क्योंकि जब बम एक्सप्लोजन होता है तो उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए बम के, एक कोई ईस्ट में, कोई वेस्ट में, कोई नॉर्थ में, कोई साउथ में, कोई ऊपर, और ऐसे टुकड़े हो गए उसके, तो उस पर नेट फोर्स तो जीरो है। लेकिन जो टुकड़े जा रहे हैं, जिधर जा रहे हैं उधर ही उन पर फोर्स लग रहा है, तो हर एक की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो आपने देखा था कि जब बम था वेस्ट में था तो नेट काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो थी, लेकिन अब वो सारे मोशन में हैं, तो एक में काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होती नहीं है, क्योंकि हर एक की काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो हाफ एम बी स्क्वायर करोगे, तो उन सारे टुकड़ों की काइनेटिक एनर्जी का जब सम किया जाएगा तो बहुत सारी वो काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो कोलिजन एज वेल एज एक्सप्लोजन दोनों में नेट फोर्स जीरो होता है। अगर और कोई नहीं लग रहा है, मतलब ग्रेविटी वगैरह फॉर ए मोमेंट, अगर जितनी देर में एक्सप्लोजन या कोलिजन हुआ है उसको अगर नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो। अब इसी कंसेप्ट को लेकर के कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसी कंसेप्ट को लेकर के मैं बहुत सारी आपको प्रॉब्लम कराऊंगा, और उसमें आपको देखने का तरीका भी बताऊंगा कि ये कैसे पता लगेगी कि एक्चुअल में कि हमको ये कंसेप्ट लगाना है। तो बातें में इस तरह की। नेक्स्ट, अब देखिए आप, इसमें ये कोई h हाइट से किसी पार्टिकल को, m मास के पार्टिकल को इधर थीटा डिग्री पर फेंका, दूसरे केस में हॉरिजॉन्टल फेंका, तीसरे केस में नीचे फेंका, ये भी मान लो थीटा है। और ये जो है u से फेंका, इसको भी u से और इसको भी u से। अब किसी ने पूछा कि ये जमीन पर जब पहुंचेंगे, ये यूं जाके यूं गिरेगा, ये यूं गिरेगा और ये यूं गिरेगा, तो जब जमीन पर जब पहुंचेंगे इनकी स्पीड किसकी सबसे कम होगी और किसकी सबसे ज्यादा होगी, ये इन तीन केसेस में पूछा गया। तो अब ये जान के आप हैरान हो जाओगे कि इन तीनों का आंसर ये है कि तीनों की जो स्पीड है वो सेम होगी।
आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, एक को इधर फेंका एक को इधर। अच्छा, अगर आप कंसेप्ट लगाइए, क्योंकि जो वर्क है, पावर है, एनर्जी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। फिजिक्स में स्केलर है तब तो अपने को डायरेक्शन का कोई ध्यान ही नहीं रखना, बहुत सारी क्वांटिटी वेक्टर है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ क्वांटिटी फिजिक्स में स्केलर भी है, तो स्केलर में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, वेक्टर में तो डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अब आप देखिए, वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अब आप एक बात देखो कि इस केस में जो ग्रेविटी ने इसके ऊपर जो वर्क करा था वो mgh था, mgh। तो mgh इज इक्वल टू, वो थ्योरम लगा दी हमने कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस केस में भी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर लिखा जाएगा, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर जो है, वी जो है वो फाइनल स्पीड है और यू इनिशियल है। ऐसे ही यहाँ पर यू इनिशियल थी और ये वी फाइनल है, और ये तो यहाँ पर जो v की मैग्नीट्यूड है सब में समान आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्शन सेम आएगी। जब पूछा जाए क्या वेलोसिटी सबकी सेम मानी जाएगी, तो इसका जवाब नो है, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर है, तो वेलोसिटी में तो x और y कंपोनेंट बताने पड़ेंगे। तो x एंड y कंपोनेंट तो अलग अलग आएंगे, जबकि v सब में सेम आएगी। और v कितनी आएगी, v स्क्वायर v आप देखोगे तो u स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो छोटी बात है, इसको सॉल्व कर लीजिए, m कट गया, 2 इधर आ गया, तो u स्क्वायर प्लस 2gh का रूट v आएगी तीनों केसेस में। फिर आपसे ये पूछा जाए कि जी हमें एक बात बताइए कि इस केस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, और इस केस में क्या है, और इस केस में क्या है, तो कैसे बताया जाए। तो देखो ऐसा है कि ये इन तीनों केसेस में जो फोर्स लग रहा था वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा था, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट सब में अलग अलग आएगा। अब इसमें हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या थी, u, तो ये u ही रहेगी, क्यों कोई फोर्स भी नहीं था, u। और ये कितनी रहेगी ये हम अलग से बता देंगे। तो अब ये आप कैसे बता दोगे, क्योंकि हमें नेट पता है v, तो ये इसका नाम v1 रख लीजिए या v2 रख लीजिए। तो v2 स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बराबर v2 स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बराबर, ये क्या आई है v स्क्वायर, ये v स्क्वायर आई है u स्क्वायर प्लस क्या 2gh, तो v2 आ गई अंडर रूट 2gh। बोलो कैसा रहा, ठीक रहा। अच्छा, फिर इसमें पूछा जाए कि इसमें ये दोनों कंपोनेंट कितने आएंगे, तो इसमें जो u है इसका u cos थीटा, ये u cos थीटा एज इट इज रहेगी। क्यों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हमने जो दी थी, हमने नेट u दी थी, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो दी गई थी वो u cos थीटा दी गई, और जो u cos थीटा दी गई थी और फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो ये u cos थीटा चेंज तो होगी नहीं, तो ये u cos थीटा एज इट इज रहेगी। अब रही कि ये क्या होगी v1, तो अब आपको ये दोनों कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट पता और नेट पता, तो फिर ये v1 आ जाएगी। तो बोलो कैसे आएगी, ऐसे कर लो, v1 स्क्वायर प्लस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर v स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर है u स्क्वायर प्लस 2gh, तो इससे v1 आ गई। इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में सोच लीजिए, इस केस में ये जो हॉरिजॉन्टल है ये कितनी u cos थीटा, तो ये एज इट इज रहेगी, इसको आप v3 कह दीजिए। जब आपने इसको v3 कहा तो अब आपको एक कंपोनेंट, क्योंकि ये मोशन इन ए प्लेन है, तो मोशन इन ए प्लेन है तो उसमें दो कंपोनेंटों की जरूरत होती है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर v स्क्वायर, तो v3 स्क्वायर प्लस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर v स्क्वायर, और v स्क्वायर है अपना कितना, v स्क्वायर कितना है u स्क्वायर प्लस 2gh, तो v3 आ गई। तो अब आप इसमें देखोगे कि ये v1 और v3 सेम है, तो आप बोलोगे इसके पीछे क्या कारण है कि ये दोनों सेम क्यों हैं। ये इसलिए सेम आई कि इन दोनों फर्स्ट एंड थर्ड केस में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो सेम था, और जो v सेम क्यों आई, क्योंकि तीनों जगह इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम थी, और तीनों केसेज में जो ग्रेविटी का वर्क डन था वो mgh था। तो अभी इस क्वेश्चन में मैंने
कि आपको W बराबर डेल्टा के अप्लाई कर दिया। तो एक एग्जाम्पल से तो काम चलेगा नहीं, मैं बहुत सारी आपको एग्जाम्पल बताऊंगा जो W बराबर डेल्टा के से सॉल्व होने लगते हैं सवाल। तो नेक्स्ट, यही खत्म करते हैं और इसके ऊपर मैं आगे वर्क पावर एनर्जी के ऊपर आगे प्रॉब्लम कराऊंगा और आगे इसका वीडियो मतलब जो है आगे नेक्स्ट वीडियो आप आगे देखें इसका। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।